ये कहानी ओशो की है, लेकिन यह कहानी किसी साधु की नहीं, संत की नहीं, गुरु की नहीं। यह कहानी उस इंसान की है जिसने इंसान को सबसे असहज सवालों के सामने खड़ा कर दिया। वो सवाल जिनसे आप और हम बचते हैं। इसलिए नहीं बचते कि जवाब नहीं आते, बल्कि इसलिए बचते हैं क्योंकि जवाब अगर सच में मिल जाए तो फिर हमारी बनाई हुई पूरी जिंदगी हिलने लगती है। हमारी पहचान, हमारी महत्वाकांक्षा, हमारा गर्व और वो सब कुछ जिसे बड़ी मेहनत से मैं कहकर हम और आप पकड़ कर बैठे हैं। ओशो को सुनते हुए पहली बेचैनी यहीं से होती है कि वो आपको बेहतर इंसान बनने का रास्ता नहीं दिखाते। ओशो आपसे ये नहीं कहते कि तुम गलत हो, तुम यहां सुधर जाओ, ये करो। वो बस इतना करते हैं कि जो जमीन पर आप खड़े हो उस जमीन को वो हिला देते हैं। और जब जमीन हिलती है तो सवाल ये नहीं होता कि अब आगे जाना कहां है, सवाल ये बनता है कि अब खड़ा कैसे रहा जाए। ओशो कोई जवाब देने नहीं आए थे, वो सवाल पैदा करने आए थे। लेकिन ओशो के सवाल परीक्षा के सवाल नहीं थे, वो किताबों वाले सवाल नहीं थे। ये वो सवाल थे जो दिमाग को तेज नहीं कर रहे थे, बल्कि दिमाग को चुप कर दे रहे थे। ऐसे सवाल जिनका असर तर्क पर नहीं, सीधा भीतर पड़ता है, और भीतर पड़ने वाला असर अक्सर असहज कर देता है। क्योंकि भीतर जब आप जाकर झांकते हैं तो सबसे पहले आपको यह दिखता है कि पूरे जीवन जिस मैं को बचाने में मैंने लगा दिया था वो तो उधार की चीज है, दूसरों की उपेक्षाओं से बनी हुई, समाज की तालियों से, तुलना से। उसमें मेरा क्या है? और इसीलिए ओशो को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ओशो को समझने का मतलब है खुद को खोने का जोखिम उठाना। और इंसान किसी भी चीज में ज्यादा अपने बनाए हुए मैं को खोने से डरता है। इंसान मौत से नहीं डरता, इंसान पहचान से डरता है। और इसीलिए हम अक्सर उन लोगों को ज्यादा सुनते हैं जो हमें भरोसा देते, जो कह दें कि तुम सही रास्ते पर हो, ये जो गलत हो रहा है ये पिछले जन्म का था, जो कह दें कि थोड़ी और मेहनत कर लो, आखिर में सब अच्छा होगा। वो बातें जो आपको बताएं, जो आपको सुकून दे दें, कानों में सुनने में अच्छी लगे, क्योंकि इसमें सिर्फ बदलाव नहीं चाहिए, धैर्य चाहिए। ओशो इसके उल्टा करते हैं। ओशो कहते हैं कि शायद रास्ता गलत है, शायद मंजिल जो है वही झूठी है, और शायद जिस कुछ बनने की दौड़ में तुम पागल हो वही तुम्हारी बेचैनी की जड़ है। और यहीं से ओशो और बाकी सब में विरोधाभास शुरू होता है, क्योंकि समाज ये कहता है कि अंदर की बेचैनी इसलिए हो क्योंकि तुमने कुछ हासिल नहीं किया, और ओशो इसका उल्टा कहते हैं। ओशो कहते हैं कि तुम बेचैन इसलिए हो क्योंकि तुम हासिल करने की प्रक्रिया में फंस गए हो। समाज कहता है कि और पाओ, और बनो, और ऊपर जाओ। ओशो कहते हैं रुक जाओ, देखो कि ये ऊपर जाना आखिर किस दिशा में है। और इसीलिए लोग ओशो की बातों से असहज हो जाते हैं, क्योंकि ओशो दुश्मन पर हमला नहीं करते, वो किसी बाहर की व्यवस्था को कोसते नहीं है, वो सीधा हमारी सोच पर हाथ रख देते हैं, हमारी आदतों पर, हमारी तुलना पर, हमारे अहंकार पर, और सबसे ज्यादा उस डर पर जो हमारे आपके भीतर कहीं छिप कर बैठा है कि अगर हमने ये जान लिया कि मैं वो सब नहीं हूं जो मैंने हासिल किया, तो फिर मैं कौन हूं। ये डर हमारी जिंदगी का इंजन बन जाता है। इसी डर से एम्बिशन निकलती है, इसी डर से मेहनत होती है, इसी डर से सफलता की भूख कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जितना मिलता है उतना हमें आपको कम लगता है, और यही बेचैनी धीरे धीरे हमें सामान्य लगने लगती है। इंसान थका हुआ नहीं लगता, लेकिन भीतर से जला हुआ लगता है। अब देखिए, यहां पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। ओशो कोई परंपरा नहीं थे, वो परंपराओं से टकराव थी। वो किसी धर्म की कड़ी नहीं थे, बल्कि उस जंजीर पर हाथ रखने वाली बेचैनी थे जिसे वर्षों से पहनकर हम सामान्य मान चुके। इसलिए ओशो को सुनते वक्त ऐसा नहीं लगता कि कोई आपको अपने साथ जोड़ रहा है, बल्कि ऐसा लगता है कि कोई आपको आपकी ही आदतों से अलग करने लगा है। और यहीं से ओशो की असली कहानी शुरू होती है। ओशो की कहानी जन्म से नहीं शुरू होती, नाम से नहीं शुरू होती, विवादों से नहीं शुरू होती। ओशो की कहानी उस सवाल से होती है जिसे हम और आप भीतर दबाए बैठे हैं कि अगर मैं कुछ भी साबित ना करूं
अगर मुझे कोई नहीं जानता हो, अगर मेरी कोई तारीफ ना करे, तो भी क्या मेरा होना किसी मायने में होगा? इस सवाल का जवाब समाज की तरफ से है कि नहीं। समाज कहता है कि मूल्य वही है, कीमती वही जो दिखाई पड़े, जो नापा जा सके, जो तुलना में ऊपर हो। लेकिन ओशो विपरीत है। ओशो कहते हैं कि जो नापा जा सकता है वो तो झूठ है, और जो मापा नहीं जा सकता वही सच है। और यही वजह है कि इस कहानी में हम आपको ओशो की कहानी, जन्म, पैदा, कहां जिए, कहां खाए, क्या विवाद हुआ, वो नहीं बता रहे, क्योंकि ओशो खुद कह रहे थे कि मेरी बायोग्राफी का विचार सही नहीं है। वो कहते थे कि बायोग्राफी जो होती है, जीवनी, वो तो उपलब्धियों की कहानी होती है, लेकिन जो अंदर की आत्मा है उसके पास कोई ऐसी सूची नहीं है। आत्मा के पास तो अनुभव है, और अनुभव को जैसे तुम शब्दों में बांधोगे वो सिकुड़ जाएगा। अब यहीं से एक और विरोधाभास पैदा होता है। हम सोचते हैं कि जानना मतलब शब्दों में समझ पाना। ओशो ऐसा नहीं समझते। ओशो कहते हैं कि असली जानना तो वहां से शुरू होता है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं, और यहीं से बिलीफ सिस्टम आता है। आमतौर पर हमें लगता है कि बिलीफ सिस्टम इंसान को दिशा देता है, नैतिकता देता है, सहारा देता है, लेकिन ओशो कहते हैं कि बिलीफ सिस्टम इंसान को जड़ बना देता है, क्योंकि बिलीफ सवाल को रोक देता है, और जहां सवाल रुकते हैं वहां पर चेतना भी रुक जाती है। अब चाहे बिलीफ धार्मिक हो, राजनीतिक, सामाजिक, उसका ढांचा एक ही जैसा होता है। वो कहता है कि मान लो तुम, सोचो मत। और ओशो के लिए यही सबसे बड़ा अपराध है। उनके अनुसार इंसान पैदा होता है तो खाली होता है, लेकिन समाज उसी खालीपन से डरता है, क्योंकि जो इंसान खाली है उससे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत जल्दी उसके ऊपर एक पहचान चिपका दी जाती है। पहचान धर्म की, पहचान जाति की, पहचान राष्ट्र की, पहचान पेशे की, और इंसान इन पहचानों को अपना समझ बैठता है। यहीं से अहंकार पैदा हो जाता है। हालांकि ओशो ये कहते हैं कि अहंकार कोई घमंड नहीं है। अहंकार एक सुरक्षा कवच है, भीतर की हीनता को ढकने का उपाय। समाज एक तरफ कहता है कि तुम कुछ नहीं, दूसरी तरफ कहता है कि अब कुछ बनकर भी दिखाओ। यही विरोधाभास इंसान को भीतर से तोड़ता है, और इसी टूटन से एम्बिशन निकलती है। बाहर से एम्बिशन चमकदार लगती है, लेकिन भीतर वो एक लगातार जलता हुआ घाव होती है। ओशो कहते हैं कि अहंकार को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जो छोड़ने की कोशिश करेगा वही अहंकार होगा। यही वजह है कि बहुत सारे आध्यात्मिक रास्ते भी नए अहंकार पैदा करते हैं। कोई कहता है कि मैं त्यागी हूं, कोई कहता है मैं ज्ञानी हूं, कोई कहता है मैं ही सही हूं। और यही अहंकार का सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक रूप सामने आता है, जो है मॉरल ईगो, इंटेलेक्चुअल ईगो, स्पिरिचुअल ईगो। ये वाला अहंकार पुराने वाले अहंकार से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये वाला अहंकार जो है ये खुद को विनम्रता, समझदारी के मुखौटों में छिपा कर आता है, इसलिए ज्यादा खतरनाक है। अब सवाल है कि फिर रास्ता क्या है? ओशो कहते हैं कि रास्ता लड़ने का नहीं, देखने का है। जब अहंकार उठता है तो उसे दबाओ मत, उसे सही या गलत मत ठहराओ, बस देखो, क्योंकि देखने से जो गिरता है वो असली होता है, और दबाने से जो गिरता है वो लौट कर और जोर से आता है। आज का इंसान थका हुआ है, लेकिन वो रुक नहीं पा रहा। वो इसलिए नहीं भाग रहा क्योंकि उसे मंजिल साफ दिख रही है, वो इसलिए भाग रहा है क्योंकि रुकते ही भीतर का शोर सुनाई देने लगता है। इसलिए हर खाली पल को भरा जाता है आवाज से, सूचना से, किसी एक्टिविटी से, ताकि अंदर की जो चुप्पी है वो कहीं सामने ना आ जाए। और इसीलिए ओशो कहते हैं कि इंसान जो है वो बाहर नहीं, भीतर से भाग रहा है। समाज को लेकर भी ओशो की राय बड़ी गजब है। समाज को लेकर वो कहते हैं कि समाज को जागरूक इंसान नहीं चाहिए, समाज को कुशल मशीनें चाहिए, एफिशिएंट लोग, क्योंकि मशीनें सवाल नहीं पूछती, मशीन व्यवस्था को चुनौतियां नहीं देती। लेकिन मशीन जैसी जिंदगी जीते जीते इंसान अपने भीतर से कट जाता है। बाहर सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर सब खामोश है। हालांकि एक अजीब बात जो ओशो में आपको लगेगी वो ये कि ओशो कोई समाधान नहीं देते, क्योंकि ओशो कहते हैं कि समाधान भी एक बिलीफ सिस्टम है। वो सिर्फ एक बात कहते हैं कि देखो, झांको,
अपने भीतर, बिना डर के, बिना भागे। और अगर तुम सच में देख पाओगे तो जो गिरना है वो अपने आप गिर जाएगा, और तब शायद उस सवाल का जवाब मिले जिसे तुम जिंदगी भर ढूंढ रहे थे। बिना शब्दों के भीतर से उठेगा, हाँ, बिना कुछ साबित किए मेरा होना पर्याप्त है। यही ओशो है, ओशो। हालांकि ओशो की जिंदगी की एक बड़ी खूबसूरत बात मुझे लगी। ओशो एक जिस बात को कहते थे, बाद में उस बात को काट दिया करते थे, और मैं अक्सर इस दुविधा में था कि मैं ओशो की इस बात को समझूं या इस बात को मान लूं। लेकिन इस पर भी ओशो कहते हैं कि जो रिजिड है वो अपडेट नहीं हो रहा। अनुभव बढ़ेंगे तो एहसास बढ़ेगा, एहसास बढ़ेंगे तो चेतना बढ़ेगी, और चेतना बढ़ेगी तो विचार भी तो बदलेंगे ना। जो खुद को गलत कर दे वही ओशो है। ओशो के जीवन का कोई खास हिस्सा अगर आप सुनना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कहानी कैसी लगी आप बताइएगा। ओशो के सबसे ज्यादा विचार कौन से आप पर असर करते हैं उसका जिक्र कीजिएगा, और हमारे चैनल भक्ति बुक से भी जुड़िएगा।